नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं फिर से ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक और खौफनाक से भरी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो आप लोग ये दोनों काम अच्छा से कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में बोलूं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बस इतना काम आप कर लीजिए, मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। हाँ तो दोस्तों, आपके साथ अगर कोई घटना घटी है या आपके पास भी अगर कोई भूतिया कहानी है और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपने चैनल पे लेकर आऊं, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नेशनल हाईवे 1 कड़ी गर्मी की धूप में घिसे हुए रिबन की तरह फैला हुआ था। गर्म हुए डामर से हवाएं चमक रही थीं, जिसके कारण दूर तक पानी की लहरों की मृग तृष्णा पैदा हो रही थी। और उसी समय इस सड़क पर एक पुराना ट्रक गड़गड़ा रहा था। उसका इंजन शांत वातावरण में किसी जानवर के गुरानी की आवाज जैसा लग रहा था। केबिन के अंदर राजेश के चेहरे पर पसीना छलक रहा था। राजेश एक चिड़चिड़ा ड्राइवर, जिसने अपनी जिंदगी का जितना समय अपने घर में नहीं बिताया था, उससे अधिक वर्ष ट्रक चलाने में इस सड़क पर बिता दिए थे। केबिन के अंदर उसके बगल में उसका सहचालक कम उसका दोस्त सुरेश बैठा हुआ था, जो उससे उम्र में करीबन 5 साल छोटा था। तो राजेश भाई, अगला पड़ाव कितना आगे है? अधिक देर तक चुप्पी बर्दाश्त न कर पाने के कारण सुरेश ने कहना शुरू किया। राजेश ने सड़क के किनारे लगे एक माइलस्टोन को देखकर कहा, अभी कुछ घंटे बाकी है। सुरेश जवाब सुनकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी पेट की जकड़न को कम करने की कोशिश करने लगा। सुरेश ने उत्सुकता से राजेश की ओर देखते हुए कहा, राजेश भाई, मैंने इस हाईवे के बारे में कुछ अजीब सी बातें सुनी हैं। क्या आपको पता है, ढाबे पर लोग यह कहानियां फुसफुसाते हैं। राजेश ने गुर्र कर उसकी बात काट दी। बच्चे, अगर तुम हर डरावनी अफवाह को सच मानने लगे ना, तो तुम कभी नहीं टिक पाओगे यहाँ। ये सारी बातें सिर्फ कहानियां हैं जो दिमाग में चाले चलती हैं। तुम यह सब बातें छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। हालांकि सुरेश इतनी आसानी से बात मानने वाला नहीं था। उसने बात को आगे बढ़ाया, लेकिन राजेश भाई, कुछ कहानियां हैं जो हमारे दिमाग में बस जाती हैं, है ना? जैसे कि सफेद कपड़े वाली औरत की कहानी, जो औरत सड़क के एक मोड़ के पास दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि यदि आप उसे एक बार देख लें तो वह बोलते बोलते अटक गया। सब फालतू बकवास है, और इसीलिए तुम जैसे फट्टू ड्राइवरों को इस लाइन में रखना बकवास है। राजेश ने उसकी बात का उपहास करते हुए कहा। हाँ, हो सकता है। सुरेश मन ही मन में बुदबुदा आया। सुरेश ने फिर से एक सवाल दागा, राजेश भाई, शायद यह भी हो सकता है ना कि इस कहानियों में कुछ तो सच्चाई छुपी हो। राजेश ने भी ये सारी कहानियां सुनी हुई थी, लेकिन अपने जीवन काल में ऐसी किसी भी घटना को उसने स्वयं अनुभव नहीं किया था, और शायद इसीलिए वह इन सारी बातों को अंधविश्वास मान रहा था। अब राजेश ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देना सही समझा। इसीलिए राजेश कुछ बिना बोले सामने देखकर ड्राइविंग करता रहा। यूं ही ट्रक चलाते चलाते अब रात अंधेरी हो रही थी और हवा ठंडी और भयानक लग रही थी। हाईवे इतना सुनसान लग रहा था, मानो हाईवे पर सिर्फ यही अकेला ट्रक चल रहा हो। उसकी हेडलाइट्स सड़क के आगे के अंधेरे को चीरती जा रही थी। ट्रक के अंदर ड्राइवर राजेश थका हुआ और चिड़चिड़ा था। शायद इसका कारण वह घंटों से गाड़ी चला रहा था और उसे नींद भी आ रही थी। गाड़ी आगे एक मोड़ से मुड़ने के बाद अचानक हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक छा गई। अचानक ठंड हवा लगने से सुरेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने राजेश की ओर देखा, जिसका चेहरा डैशबोर्ड की रोशनी में मंद मंद चमक रहा था और वह अपनी ही मस्ती में ट्रक चलाए जा रहा था। सुरेश फुसफुसाए हुए बोला, राजेश भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुरेश की आवाज इंजन की गड़गड़ाहट के बीच बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सुरेश राजेश मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, यार, ये सब तो रात का असर है, चिंता की कोई बात नहीं है। हाईवे आगे तक फैला हुआ था। बिना तारों के आकाश का अंधेरा मानो रात को निगलने ही जा रहा था। पूरा रोड सुनसान था। उस रोड पर था तो केवल इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट से टूटता हुआ सन्नाटा, जो कि बड़ा ही भयानक लग रहा था।
अचानक ट्रक की हेडलाइट से सड़क के बीचों बीच कुछ हलचल हुई। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ते ही एक भयानक दृश्य सामने आया। सामने सफेद रंग में लिपटी हुई एक आकृति खड़ी थी। यह देखते ही राजेश के होश उड़ गए। राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही उस सुनसान रात में ट्रक के टायर्स जैसे चीख रहे हों, ऐसी एक भयानक आवाज सुनाई देने लगी। ट्रक तो रुक गया था, लेकिन उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नजर अभी भी उस आकृति पर थी। अचानक ट्रक को ब्रेक लगने से आगे की ओर उछलते हुए सुरेश बोला, राजेश भाई, क्या कर रहे हो तुम? इससे पहले कि राजेश जवाब दे पाता, सफेद कपड़े वाली आकृति ने अपना सिर उठा लिया। ट्रक की हेडलाइट्स ने क्षण भर के लिए उस आकृति के चेहरे को रोशन किया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उन आंखों में डर और पीड़ा का मिश्रण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस आकृति के मुंह से एक चीख निकली जो रात की शांति को चीरने लगी, लेकिन चीख खत्म होने से पहले ही आकृति अंधेरे में गायब हो चुकी थी। यह चीख सुनकर डर के मारे सुरेश ट्रक का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को टटोल रहा था। उसकी सांसें गले में अटक रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन राजेश वहीं बैठा रहा। उसकी नजर उस खाली जगह पर टिकी रही जहां कुछ देर पहले वह आकृति खड़ी थी। उसके चेहरे पर भय और स्तब्ध का साफ झलक रही थी। जिन कहानियों को वह थोड़ी देर पहले अंधविश्वास बता रहा था, अब उस कहानियों पर विश्वास करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। राजेश अपने हाथों से स्टीयरिंग पकड़े हुए मुरत बने बैठा था। राजेश भाई, सुरेश फिर से चिल्लाया। इस बार उसकी आवाज डर से फटी हुई थी। आखिरकार राजेश उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में सिहरन पैदा करने वाला खाली बन भरा हुआ था। उसने सुरेश की बात का जवाब देते हुए कहा, हम नहीं जा सकते। उसकी आवाज एक अज्ञात भय से भरी हुई थी। केबिन के अंदर की हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन बाहर का सन्नाटा एक अनजानी ताकत की उपस्थिति से कांप रहा था। राजेश की हालत देखकर सुरेश को एक बात समझ आ गई थी कि थोड़ी देर पहले जिस अनजानी ताकत के बारे में दोनों बात कर रहे थे, उस ताकत की उपस्थिति अब वास्तविकता में परिवर्तित हो चुकी है। राजेश के हम नहीं जा सकते, यह शब्द हवा में गूंज रहे थे। उनके अर्थ में कोई डर छुपा हुआ लग रहा था। सुरेश का गला डर के मारे सूखने लगा था। वह ट्रक से बाहर कूदना चाहता था और रात में आंखें मूंद कर भागना चाहता था, लेकिन चारों तरफ फैले घने अंधेरे में वह जाए भी तो कहां? आपका क्या मतलब है कि हम नहीं जा सकते? यह पूछते हुए सुरेश की आवाज कांप रही थी। राजेश अभी भी चुप था। अब फिर से उसकी निगाह आगे सड़क के खाली हिस्से पर टकी हुई थी। उसका सामान्य रूप से घिसा पिटा चेहरा, जिस पर सड़क पर बिताए वर्षों की रेखा अंकित थी, अब खींचा हुआ और सुस्त दिखाई दे रहा था। अचानक ट्रक के चारों ओर हवा का एक झोंका आया, जिससे विंडशील पर रेल टकराई और खिड़कियों में कंपन होने लगे। यह एक अप्राकृतिक हवा थी जो अपने साथ बर्फीली ठंडक लेकर आई थी, जो उन दोनों की हड्डियों में समा गई थी। ट्रक की हेडलाइट एक बार फिर से टीम टमाकर बंद हो गई और केबिन के अंदर का हिस्सा काली शही जैसा अंधेरे में डूब गया। सुरेश का दिल उसकी पसलियों पर जोर जोर से धड़क रहा था। यह क्या हो रहा है? वह हकला रहा था। तेज हवा के बीच उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सुरेश की आवाज सुनकर आखिरकार राजेश उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। यह तो वह चिल्लाया। उसकी आवाज में हल्की सी फुसफुसाहट थी। सुरेश के शब्दों के भयावह अर्थ को समझ पाता। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। वह आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और उसे आतंकित कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें फूलने लगी थी। वह डर के मारे कांपने लगा था और उसके चेहरे का रंग अब उतर रहा था। उसने अपनी नजर आवाज की दिशा की ओर घुमा आई, जिसे देखकर उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। अचानक तेज धूल भरी आंधी से एक ऐसी आकृति बाहर आई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह बहुत पतला और लंबा था, जो एक डरावनी छाया की तरह दिखता था। उसका विशाल शरीर अंधेरे में एक भयानक छाया की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें डरावनी लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। अपने सामने उस डरावनी आकृति को देखकर सुरेश के गले से एक चीख निकल पड़ी, लेकिन उसके होठों से निकलने से पहले ही वह चीख मर गई। वह डर के मारे स्तब्ध होकर देख रहा था। जैसे ही वह राक्षसी आकृति
धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंची। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी और ट्रक हिल रहा था। सुरेश को ऐसा लगा जैसे कोई भयानक सपना देख रहा हो। उसकी सांसें रुक गईं और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। वह बेबस और असहाय महसूस कर रहा था। आकृति धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रही थी। जैसे ही आकृति ट्रक की खिड़की तक पहुंची, अचानक प्रकाश की एक चकाचौंध चमक ने उन्हें घेर लिया। यह चमक इतनी तेज थी कि सुरेश और राजेश दोनों की आंखें बंद हो गईं। चमक के साथ ही ट्रक तेजी से पलट गया, जिससे दोनों लोग अपनी सीट से गिर पड़े। सुरेश का सिर ट्रक के दरवाजे से टकरा गया और उसे तेज दर्द हुआ। अचानक एक बड़ी ही भयानक चीख उसके कानों में पड़ी और कुछ ही क्षणों में सब एकदम शांत हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कठोर डामर पर फैला हुआ पाया। उसकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह डर और अचंभे से इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें ट्रक राजेश और उस भयानक जीव को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजरों के सामने केवल नेशनल हाईवे 1 का जाना पहचाना हिस्सा ही था। वो डरावना दृश्य, ठंडी हवा, राक्षसी आकृति सब भी गायब हो चुके थे, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। सुरेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वह व्याकुलता से इधर उधर देखने लगा। ट्रक का कोई निशान, उस भयानक अनुभव का कोई सबूत जो उसने रात को अनुभव किया था, यह कुछ भी वहां नहीं था। बस उसके सामने था दूर दूर तक फैला हुआ नेशनल हाईवे, एक और उगता सूरज जो आकाश को नरम नारंगी रंग में रंग रहा था। सुरेश बुरी तरह हिल गया था। वह लड़खड़ाते हुए वापस सड़क के किनारे जा गिरा। उसका दिमाग चकरा रहा था। राजेश को अपने पास ना देखकर वह काफी दुखी था। वह जानता था कि हर कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। वह जानता था कि उसे मदद की जरूरत है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है जो उसकी कहानी पर विश्वास करे। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस समझ से परे कहानी को समझ सके, लेकिन किधर जाए और किसे अपनी आप बीती बताए। नींद से वंचित सदमे में डूबे ट्रक ड्राइवर की बातों पर कौन यकीन करेगा। जिस कंपनी के लिए सुरेश और राजेश काम कर रहे थे, उस कंपनी में वापस जाने का विचार उसे भय से भर देता था। वह जानता था कि वहां उसकी बातों को कोई सच नहीं मानेगा, बल्कि उसकी बातों को मति भ्रम या कल्पना समझकर उसका मजाक भी बनाया जा सकता था। उसने अपनी जेब में पड़े कीपैड वाले फोन को निकालकर उस पर नजर डाली। वह अभी भी चल रहा था। उसके भीतर आशा की किरण झिलमिला उठी। सुरेश कॉल करने जा ही रहा था कि उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आया कि वह किसे बुलाएगा। किसी और का ख्याल आने पर उसने अपने दादा से बात करने का फैसला किया, जो एक सेवानिवृत्त लोकगीत विद्वान थे, जो स्थानिक कहानियों के विशाल ज्ञान के लिए जाने जाते थे। फोन की घंटी बजी। आखिरकार एक कर्कश आवाज ने उत्तर दिया, नमस्ते दादू। सुरेश का गला रुदा हुआ था। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। सुरेश, कैसे हो बेटा? सुरेश की आवाज में डर को पहचान कर दादाजी ने पूछा। सब ठीक तो है ना बेटे? उसके दादाजी की आवाज में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। झिझकते हुए सुरेश ने रात में उसके साथ घटी सारी घटनाएं दादाजी को बता दी। उसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। फिर उसके दादाजी बोले, सुरेश, आप जिस राजमार्ग पर है ना, यह एक डरावना इतिहास रखता है। पीढ़ियों से इसके बारे में कहानियां कानाफूसी की जा रही हैं। बेचैन और बदले की आग में तड़पती हुई आत्माएं और भूली हुई भयंकर दुर्घटनाओं की कहानियां इस हाईवे का हिस्सा बन गई हैं। तो क्या वह सब सच था? सफेद वस्त्रों वाली महिला, वह भयानक प्राणी, सब दादाजी ने उत्तर दिया। प्रत्येक कहानी में सच्चाई का अंश हो सकता है, लेकिन कहानियों को अक्सर समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुम इन बातों में विश्वास करते हो सुरेश? क्या तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे या तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करोगे? यह तुम्हें तय करना है। यह शब्द सुरेश के भीतर गहराई तक गूंजते रहे। अब उसे यह समझने के लिए उत्तर ढूंढने थे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैं जानता हूं, लेकिन याद रखो सुरेश, कुछ ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो, भले ही वह परेशान करने वाला क्यों ना हो? सुरेश ने एक गहरी सांस ली। हां दादू, मैं तैयार हूं। दादाजी ने उसे कहानियों के बारे में बताना शुरू किया। कहानियों को अधिक विस्तार से समझने के लिए दादाजी ने उसे उस हाईवे के पास के गांव का बता दिया और वहां किसी से मिलने को कहा। साथ में और भी कुछ सुझाव देकर अपना ख्याल रखने को कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया।
उनकी बातों में सुरेश की छिपी हुई चिंता स्पष्ट झलक रही थी। सुरेश ने फोन रखा। उसके दादाजी के शब्द हालांकि परेशान करने वाले थे, लेकिन दादाजी ने उसके भीतर साहस की एक चिंगारी जला दी थी। अब उसने तय कर लिया था, वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वह सच्चाई का सामना करेगा, इन कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करेगा, और उम्मीद है कि वह राजेश भाई की खोज करके ही रहेगा। अपने दादाजी के निर्देशों का पालन करते हुए सुरेश हाईवे के पास बसे एक छोटे धूल भरे गांव की ओर चलने लगा। ऐसा कहा जाता था कि यह गांव स्थानिक लोक कथाओं का भंडार है। इसके निवासियों के पास मौखिक रूप से पारित पीढ़ियों पुरानी कहानियां हैं। कस्बे में प्रवेश करते हुए सुरेश को एक सड़क एक प्राचीन पुस्तकालय की ओर ले जा रही थी, जो स्थानिक इतिहास का खजाना था। अंदर दयालु आंखों और सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। तुम सुरेश हो ना? उस आदमी ने कहा। तुम्हारे दादाजी ने मुझे फोन करके बताया था कि तुम आ रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? सुरेश ने हाईवे पर उसके साथ घटी घटना के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे ध्यान से सुना। जैसे जैसे सुरेश बात बताता गया, उस व्यक्ति के चेहरे के भाव गंभीर होते गए। सुरेश की बात सुनकर वह बोले, जिस हाईवे की तुम बात कर रहे हो ना, वह अपने अंदर बड़े ही भयानक राज और दर्दनाक इतिहास छुपाकर बैठा है। इस हाईवे पर ना जाने कितनी भयानक और दर्द से भरी आत्माएं अपना अस्तित्व जमाए बैठी हैं, जो अपने साथ हुए हादसों का बदला लेने के लिए किसी ना किसी की राह देख रही होती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने सुरेश को एक युवा महिला की कहानी बताई, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर उसे मार दिया था और उसे मारकर रात के अंधेरे में हाईवे के उसी हिस्से पर फेंक दिया था जहां सुरेश को सफेद आकृति का सामना करना पड़ा था। कहानियों में दावा किया गया है कि उसकी बेचैन आत्मा आज भी सड़क पर घूमती है और उन लोगों से बदला लेना चाहती है जो लोग वहां से गुजरते हैं। जैसे जैसे बूढ़े व्यक्ति ने कहानियों की गहराई में प्रवेश किया, सच्चाई और अधिक डरावनी होने लगी। यह कहानियां सुरेश को डरा रही थीं, किन साथ में सत्य को समझने में उसकी मदद भी कर रही थी। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां खत्म की कि अतीत के बोध से दबी लाइब्रेरी में सन्नाटा छा गया। अब सुरेश का मन न जाने कितने सवालों से गिर गया था। बूढ़े व्यक्ति द्वारा सुनाई गई कहानियों ने कुछ हद तक उसके प्रश्नों का जवाब दे दिया था, लेकिन साथ में नए प्रश्न भी उसके दिमाग में चलने लगे थे। उसने व्याकुल और धीमी आवाज में एक प्रश्न पूछ ही लिया, तो मैंने उस प्राणी को क्यों देखा? कहानियां केवल सफेद कपड़े पहने एक महिला के बारे में बताती हैं, तो यह अजीब प्राणी कौन था? बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटे, कुछ उत्तर ऐसे हैं जो कहानियों के अंदर ही छुपे हुए होते हैं और कुछ उत्तर तुम्हारे अंदर है। फिर वह बूढ़ा आदमी अपनी मेज के पीछे भूल से भरी दराज के पास पहुंचा और चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब निकाली। उन्होंने किताब को सुरेश के हाथ में देते हुए कहा, यह उन लोगों के वास्तविक अनुभव का संग्रह है जिन्होंने इस हाईवे पर इन भयानक शक्तियों का सामना किया है। यह शायद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब ना दे सके, लेकिन यह तुम्हें कुछ जानकारी जरूर प्रदान कर सकती है, और जो सवाल के जवाब तुम्हें इस किताब में ना मिले, उसे तुम्हें स्वयं ही खोजने पड़ेंगे। सुरेश ने किताब स्वीकार करके एक नजर उस पर डाली। उसके पन्ने अतीत के रहस्यों को भया कर रहे थे। इस किताब में हाईवे पर मौजूद अलौकिक प्राणियों के साथ मुठभेड़ का विवरण दिया गया था, और इसके पन्नों में राजेश को बचाने की एकमात्र आशा छिपी थी। वह जानता था कि इस रहस्य की गहराई में जाने से उसे न जाने कितने भयानक अनुभव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह सच्चाई को जानना चाहता था। उसे राजेश की चिंता बार बार सताई जा रही थी। धन्यवाद, अगर जरूरत रही तो मैं दोबारा आपसे सहायता मांगूंगा, उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके दादाजी के कहने पर उसके खाने की और रात गुजारने की व्यवस्था अपने ही घर में कर दी थी। वह दोनों जब पुस्तकालय से बाहर निकले, सूरज डूब रहा था और धूल भरे शहर पर लंबी छाया पड़ रही थी। दूर नजर आ रहा हाईवे उसके सामने फैला हुआ था। अब वह हाईवे केवल डामर और कंक्रीट का रास्ता नहीं था, बल्कि छिपी हुई दुनिया का एक द्वार था। एक ऐसी दुनिया जहां वास्तविकता और कहानियों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थीं। रात को खाना खाने के बाद थकान के मारे वह जल्द ही सो गया। वह जब सुबह उठा तो उसकी नजर धूल से भरी
उस पुरानी चमड़े की किताब पर पड़ी जो धुंधले कमरे में आशा की किरण थी। सुरेश अपनी नी आंखें उसके पन्नों पर गड़ा कांपती उंगलियों से उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने सारे किस्सों को जोड़ना शुरू किया तो एक पैटर्न उभरने लगा। ज्यादातर घटनाएं काली अंधेरी रात यानी कि अमावस की रात को ही घटी थी, और यह घटनाएं उसी जगह पर बनती थीं जहां कोई मोड़ आता हो। और उसी रात को भी सुरेश के साथ यह दुर्घटना ऐसे ही किसी मुड़ के पास हुई थी जहां सुरेश और राजेश ने उस डरावनी आकृति को देखा था। कहीं कहानियों में लिखा था कि जिस जगह यह घटनाएं बनती हैं वहां के आसपास एक भंवर बनता है जो काली शक्तियों की दुनिया का प्रवेश द्वार हो सकता है। लेकिन वह खुद कैसे बच गया और उसने वह भंवर को क्यों नहीं देखा? यह प्रश्न उसके दिमाग में ऊपर आया। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने घटना को याद करते हुए अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे एहसास हुआ कि जब ट्रक पलटा तो उसका सिर दरवाजे से टकराया था और शायद तभी दरवाजा खुल गया होगा और वह ट्रक से बाहर गिर गया होगा। और हो सकता है कि सड़क पर जोर से गिरने से उसी वक्त वह बेहोश हो गया होगा। शायद यही कारण था कि उसने भंवर को नहीं देखा और ट्रक के साथ बबर में नहीं फंसा, जबकि राजेश भाई ट्रक से निकल नहीं पाए होंगे और भंवर में फंस गए होंगे। सुरेश ने अपने सवालों के जवाब खोजना तो शुरू कर दिया था, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी उसके पास नहीं था। यह सवाल था उस भंवर को कैसे खोजा जाए और उस दूसरी दुनिया से राजेश को कैसे वापस लाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने उस पुस्तक के आगे के पन्नों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह कहा को पढ़ता गया और समझता गया, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसी पुस्तक से मिलने लगे। पुस्तक के अंत में कुछ पंक्तियां लिखी थी जो शायद उस दूसरी दुनिया में फंस चुके व्यक्ति को वापस लाने का कोई सुराग थी, जिसे पढ़कर सुरेश चौंक गया। किताब में लिखा था, टपकने दो अपने रक्त की 3 बूंदों को, इतने खून में तुम्हारा क्या। लेकिन एक बार जो छक लिया उसने तो तृप्त करने अपनी तृष्णा काली अंधेरी रात में भंवर के दरवाजे से आएगा। जब खुले दरवाजा जरा संभलना, वह तुम्हें अंदर ही अंदर खींचेगा। पकड़े रहना अपनी हिम्मत का हाथ, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सींचे का सौंपते वक्त अपनी सबसे प्यारी चीज उसे। जब तू आंख मिचेगा काले अंधेरे से, वो तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन क्या तू जिंदा बच पाएगा? इन पंक्तियों को पढ़कर थोड़ी देर में ही सुरेश धीरे धीरे वह सारी बातों को समझने लगा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि अगर भंवर का मुख खोलना है तो उसे दोबारा उसी मोड़ के पास जाना पड़ेगा जहां ट्रक और राजेश गायब हुए थे, और वहां जाकर उसे अपने खून की 3 बूंदें टपका पड़ेगी। यहां काली अंधेरी रात का अर्थ अमावस की रात होती है, यह स्पष्ट हो चुका था। इसीलिए अब उसे अमावस की रात का इंतजार था। वह जान गया था कि जब भंवर खुलेगा तो सुरेश की तरह उसे भी वह भंवर अपने अंदर खींच लेगा। आखिरी के 2 पंक्तियों में जो लिखा था वह पढ़कर सुरेश काफी डर चुका था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए शायद खुद की जान ही है जो उसे सबसे प्यारी होती है। वह समझ था कि अगर राजेश को बताना है तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, और वक्त आते उसे शायद अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। तो क्या मुझे अपनी जान उस दुष्ट शक्तियों को देकर राजेश भाई की जान बचानी होगी? इतना सोचते ही सुरेश जैसे एक पल के लिए अपनी जगह पर जम ही गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिमाग अब पूरी तरह से काम करना बंद हो गया था। तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया जिसमें एक चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि राजेश था। वह मुसीबत में था और चिल्ला चिल्लाकर सुरेश से मदद मांग रहा था। सुरेश अभी भी भूत बनकर वहीं खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक उसकी मुंह से कुछ शब्द निकले, राजेश भाई हिम्मत रखिए, मैं आपको जरूर वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अब उसने दृढ़ विश्वास के साथ यह निश्चय कर लिया था कि चाहे उसे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वह अपने दोस्त राजेश को वापस लाकर ही दम लेगा। कुछ दिन बाद आखिरकार अमावस की काली रात अपना डरावना साया लेकर आज आ चुकी थी। आज रात वह फिर से वही जगह खड़ा था जिस जगह से राजेश और ट्रक गायब हुए थे। उसने उस जगह को बड़ी ध्यान से देखा, लेकिन आज वह सड़क बिल्कुल साधारण सी सड़क लग रही थी। न कोई ठंडी हवा का चोखा और न कोई सफेद कपड़े पहने कोई औरत और न ही कोई भयानक आकृति। आखिरकार उसने अपने फैसले पर अटल होकर अपनी जेब से चाकू निकाला और अपनी उंगली पर इतना ही वार किया कि खून की बूंदें धीरे धीरे उस जगह पर गिरे।
पहली, दूसरी और तीसरी बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, एक ठंडी हवा की उपस्थिति उसके ऊपर छा गई। हवा भारी हो रही थी और कहीं अदृश्य से धीमी धीमी गुर्राहट गूंजने लगी थी। वह रुक गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। हवा का एक बारी झोंका आया और भंवर के रूप में घूमती धूल से एक छायादार आकृति ऊपरी जैसा किताब में लिखा था वैसे ही, और जो उसने उस रात देखा था वही काला साया गुस्से से जलती हुई उसकी आंखें सुरेश पर टिकी थीं। उस भयानक आकृति को अपनी ओर इतनी भयानक से देखते हुए डर सुरेश के ऊपर हावी होना शुरू हो गया था। तभी उसे अपने दादाजी की ओर उस किताब में लिखी बातें याद आई। साथ में उसने अपने ख्यालों में देखा हुआ राजेश जो मदद के लिए पुकार रहा था, उसका चेहरा साफ साफ नजर के सामने आ गया। राजेश का चेहरा नजरों के सामने आते ही सुरेश ने तय कर लिया था कि वह डर को अपने रास्ते में नहीं आने देगा। सुरेश अभी सोच ही रहा था कि देखते देखते भंवर ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह कुछ मुझे उससे पहले भंवर में से किसी अनजान काली शक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से भंवर के अंदर खींचता चला गया। वह जैसे ही भंवर के अंदर गया, उसे लग रहा था कि वह न जाने कितने किलोमीटर तक अंदर ही घिसता गया था। उसे अपने आसपास काले अंधेरे के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। न जाने कितनी डरावनी और भयानक आवाजें उसके चारों तरफ फैली थीं। काले अंधेरे में खींचता हुआ न जाने वह कहां आकर रुक गया। उसने देखा तो उसके चारों ओर काला घना अंधेरा छाया हुआ था। यह अंधेरा खुली आंखों का था या बंद आंखों का, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि किसी काली परछाई के ऊपर टिके हुए थे। लग रहा था जैसे कोई काली शक्ति उसे अपने वश में कर रही हो। उसने जोर से राजेश को आवाज दी। आवाज देते ही वह आवाज जैसे अनंत ब्रह्मांड में गूंज रही हो वैसे अनंत अंधकार में गूंजती चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन सी जगह पर है, और तभी घने अंधकार में एक सफेद रोशनी उसकी नजर के सामने आई। उसने ध्यान से देखा तो वहां राजेश खड़ा हुआ था। राजेश को अपने सामने देखकर वह मन ही मन में भगवान को धन्यवाद कहने लगा। जैसे जैसे राजेश नजदीक आया तो सुरेश ने देखा कि राजेश की आंखें खुली थीं, लेकिन वह बिल्कुल सुन्नन लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मूरत हो या फिर कोई लाश। उसने दोबारा उसे आवाज लगाई, लेकिन सुरेश की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। राजेश चलकर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर आगे जाने के लिए उठाए, उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे काले अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। वह अपनी जगह से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया। चिंता मत कीजिए, मैं आपको वापस ले जाने आया हूं। लेकिन राजेश के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव प्रकट हुए। इतना देखकर वह समझ गया था कि उसके सामने जो खड़ा है वह राजेश नहीं बल्कि राजेश का शरीर है। तभी एक भयानक चीख राजेश के मुंह से निकली। चीख इतनी डरावनी थी कि चारों तरफ फैले अंधकार से ज्यादा भयानक का उस चीख में छलक रही थी। राजेश जैसे एक कठपुतली हो और उसकी डोर किसी अनजानी ताकत के हाथ में हो, ऐसे राजेश बोला, मेरे बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज उसे सौंप नहीं होगी और तभी मैं यहां से मुक्त हो पाऊंगा। मेरे बदले में क्या दोगे? मैं खुद को उसके हवाले करता हूं। मैं आपके बदले में अपने आप को दूंगा। बिना कुछ सोचे सुरेश बोल पड़ा। सुरेश पहले से ही जानता था कि अगर राजेश को जीवन देना है तो खुद को काली शक्तियों को समर्पित करना पड़ेगा। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। इतना कहते ही जश जो अब तक बूथ बना खड़ा था, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ऐसा लगा जैसे उस दुष्ट शक्ति ने उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर में स्थान दे दिया हो। सुरेश समझ गया था कि यह क्षण उसके जीवन के आखिरी क्षण है। वह नहीं चाहता था कि मरते वक्त उसे काली शक्तियों के सामने देखना पड़े। उसने अपनी आंखें बंद की और राजेश के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद करने लगा। यह यादें इतनी खूबसूरत थी कि उसे याद करते समय उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी ऊपर आई। उसे अब अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। उसे दुख इस बात का था कि उसका और राजेश का साथ अब छूटने वाला है। साथ में वह खुश भी था क्योंकि उसने अपनी जान देकर अपने दोस्त की जान बचाई थी। जैसे जैसे राजेश उन पलों को याद करता गया, वह सारी यादें उसके मस्तिष्क में धुंधली होती चली गई। उसे यह पता नहीं था कि उसके पास कितना समय है। वह बस अपने दोस्त के साथ बिताए हुए जिंदगी के लम्हों को बंद आंखों से फिर से जी रहा था और उस भयानक अंधकार में
कहीं दूर दूर तक खो रहा था और उसी अंधकार में कहीं खोता चला गया। दूसरी तरफ राजेश उसी सड़क के उस मोड़ पर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को उसी सड़क के मोड़ पर पाया जहां से वह गायब हुआ था, लेकिन वह अकेला था। उसके आसपास कहीं भी सुरेश नहीं था। उसने अपनी नजर दौड़ाई तो उसके पास वही किताब पड़ी थी जो सुरेश अपने साथ उस पुस्तकालय से लेकर आया था। उसने किताब को हाथ में लिया और एक नजर उसके पन्नों पर डाली। अचानक उसकी नजर आखिरी पन्नों पर लिखी उन पंक्तियों पर गई और वह समझ गया कि सुरेश ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई है। वह सुरेश की दोस्ती को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। तभी जहां पर राजेश खड़ा था उसके पास ही एक भंवर फिर से शुरू हो गया। उसने देखा कि उस भंवर से कोई बाहर आ रहा है। उसे लगा कि शायद वही काली आकृति दोबारा वापस आएगी, लेकिन वह कोई आकृति नहीं बल्कि सुरेश था। उसने जड़ से सुरेश के हाथ को पकड़कर खींचता हुआ उसे भंवर से दूर ले गया। उसने सुरेश को आवाज लगाई, लेकिन लग रहा था कि सुरेश की आत्मा उसी काले अंधेरे में ही कहीं पीछे छूट गई है। राजेश ने सुरेश को कसकर अपने सीने से लगाया और वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि यह आवाज सुरेश से आ रही है। यह आवाज थी, राजेश भाई थोड़ा धीरे दबाओ, सांस नहीं ले पा रहा हूं। उसकी आवाज सुनकर राजेश उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। सुरेश की आंखें खुली हुई थीं और वह राजेश के सामने देख रहा था। उसका हंसता चेहरा देखकर राजेश की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगा लिया। राजेश ने उससे पूछा कि वह जिंदा बाहर कैसे आया। यही प्रश्न तो सुरेश के दिमाग में भी था। कुछ देर सोचने के बाद सुरेश को अब धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। सुरेश बोला कि किताब में लिखी हुई पंक्तियों के अनुसार उसे अपने जीवन की सबसे प्यारी चीज उस काली शक्तियों को सौंप थी, और जब वह काली शक्तियों के काबू में था तो उस वक्त उसके लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती सुरेश के साथ बिताए हुए पल थे। यह सुनकर राजेश ने एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। सुरेश याद करने लगा कि वह कौन से पल थे जो उस वक्त वह याद कर रहा था, लेकिन वह सारी यादें अब मिट चुकी थीं। लेकिन अभी भी कुछ और यादें उसके दिमाग में वैसे की वैसे ही थीं, क्योंकि उन दोनों ने साथ में बिताए समय की यादें इतनी सारी थीं कि उस वक्त वह सारी यादों को याद करे। उससे पहले ही उस काली शक्ति की पकड़ उसके ऊपर से ढीली पड़ने लगी और वह भंवर से बाहर चला आया। या शायद यादें भले दिमाग में रहती हो, लेकिन दोस्त तो दिल में रहता है और उसका दिल अभी भी सलामत था। तो बस इतनी थी आज की कहानी। चलिए अब देखते हैं कि पिछली वाली वीडियो पे किस किस ने कमेंट किया है। 1 नंबर पे है शामिम अख्तर जी, रावलपिंडी पाकिस्तान से। नंबर 2 पे है कुसुम मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ से। नंबर 3 पे है अमनदीप कुमार सिंह जी, अमृतसर से। नंबर 4 पे है समीर जी, मुंबई से। नंबर 5 पे है महेंद्र सिंह जी, अहमदाबाद से। नंबर 6 पे है दिनेश मिश्रा, लखनऊ से। नंबर 7 पे है भावेश जी, असम से। नंबर 8 पे है मोहम्मद सरफाज जी, कोलकाता से। नंबर 9 पे है अनामिका गोस्वामी जी, असम गुवाहाटी से। नंबर 10 पे है राजश्री जी, मुंबई से। दोस्तों ये थे पिछली वाली वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम अगले वीडियो में बोलूं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हो। बस इतना काम आप कर लीजिए, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपका नाम मैं जरूर बोलूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।